तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माइंड्स ऑफ साइंस एंड मैथ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th फिजिक्स की सीरीज का चैप्टर नंबर लाइट का लेक्चर नंबर 2। बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था लाइट के बारे में, लाइट के बिहेवियर के बारे में, लाइट के नेचर के बारे में, अलग अलग थ्योरीज पढ़ी हमने अलग अलग साइंटिस्ट की, लाइट के अलग अलग नेचर पढ़े, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी कि रे क्या होती है, सोर्स क्या होता है, मीडियम क्या है, ये सब। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले आप मेरा लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइट से एसोसिएटेड, लाइट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन से। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अगर कोई लाइट की रे किसी सरफेस से टकराने के बाद अपना पाथ तो चेंज करे पर मीडियम चेंज ना करे। इस चीज को आप ऐसे समझो कि ये एक सरफेस है और मैंने इस सरफेस पे यहां पॉलिश कर दिया, इस सरफेस को क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। अब एक लाइट की रे आई, जो लाइट की रे आती है, इंसिडेंट होती है, उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ये रे आई और इस पॉइंट पर आकर टकरा गई। बेटा, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है रे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हमारा सबसे पहला काम है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो हमने ड्रॉ कर लिया एक परपेंडिकुलर। ये क्या है? नॉर्मल है। मैंने देखा बच्चों कि ये लाइट की रे ऐसे आई और उतने ही एंगल पर ऐसे चली गई। समझो, इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया उसे हम बोलते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये लाइट की रे आई और मैंने देखा ऐसे चली गई, तो इसने अपना रास्ता बदला, ऐसे आई और ऐसे चली गई, पर इसने अपना मीडियम नहीं बदला। ये जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में लौट गई, ये जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली गई। और ये जो रे वापस जाती है इसे हम बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कि एक लाइट की रे आई, इस सरफेस से टकराई, अपना पाथ चेंज किया पर मीडियम चेंज नहीं किया। लाइट की रे आई, सरफेस से टकराई, उसने अपना पाथ चेंज किया पर मीडियम चेंज नहीं किया। इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट की रे आई, सरफेस से टकराई, पाथ चेंज किया पर मीडियम चेंज नहीं किया, जिस मीडियम से आई थी लौटकर उसी मीडियम में चली गई। इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन के, अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करूं आपसे, तो हर जगह रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारे आसपास। हमें अपने आसपास की चीजें क्यों दिख रही हैं? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, तभी तो हमें वो चीजें दिख रही हैं। जैसे मेरे पास ये मार्कर ही है। अब ये मार्कर मुझे क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस रूम में जो सोर्स ऑफ लाइट है, बल्ब, उससे लाइट की रेज आई, इस मार्कर पे इंसिडेंट हुई और फिर रिफ्लेक्ट किया इस मार्कर ने उन रेज को, और वो रेज मेरी आंखों पर पड़ी, तभी तो मुझे ये मार्कर दिखाई दिया। तो इसी तरह जो भी चीज आपको आपके आसपास दिखाई दे रही है, सब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखाई दे रही है। मून भी क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट ही तो करता है। सनलाइट से आने वाली रेस को रिफ्लेक्ट करके आपको दिखाता है, तब आपको मून दिखता है, तब आपको लाइटनिंग दिखती है, अपने आसपास लाइट दिखती है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर मैं बात करूं आपसे, अच्छा मैं आपको बताता हूं अपने बारे में। जब मैं छोटा था तो मुझे खेलने जाना होता था, तो मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट करते थे सुबह सुबह। अब मतलब 7:30-8 बजे तो सनलाइट तो जब आ ही रही होती है, तो जब सनलाइट आती थी ना तो हम मिरर लेकर जाते थे अपने साथ, और सनलाइट की रेस को उस मिरर पे इंसिडेंट करा के अपने दोस्त की विंडो पर रिफ्लेक्शन दिखाते थे उस लाइट का। तो उससे क्या होता था? उसे समझ आ जाता था कि ये खेलने के लिए आ गए हैं और मुझे खेलने के लिए बुला रहे हैं, तो वो रेडी हो जाता था एकदम से, क्योंकि हमें डर लगता था कि कहीं पेरेंट्स उसके डांटे ना, ये सब। तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। आपने देखा होगा कि कोई फ्लावर है, रेड कलर का है, पर बेटा वो रेड कलर का नहीं होता, वो आपको रेड दिखता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। क्योंकि मान लो जहां से भी रेज आ रही है, सन से या किसी बल्ब से, उस फ्लावर पे पड़ रही है लाइट की रेज। लाइट की रेज तो बहुत सारी आ रही है, अलग अलग कलर्स की आ रही है। उस फ्लावर ने सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ रेड को छोड़ दिया, इसीलिए वो रेड को रिफ्लेक्ट करके आपको दिखा रहा है। इसीलिए वो फ्लावर आपको कैसा दिख रहा है? रेड दिख रहा है।
तो ये होता है बेटा रिफ्लेक्शन। हमने समझा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि लाइट की रे आई, सरफेस से टकराई, पाथ चेंज किया पर मीडियम चेंज नहीं किया। इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Whenever a ray of light after striking a surface changes its path but do not change medium, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बेटा रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। एक ही प्लेन समझ रहे हो? प्लेन का मतलब क्या है? ये जो बोर्ड है ये अपने आप में एक प्लेन है। तो देखो ये एक ही प्लेन में तो लाई कर रही है तीनों रेस। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन में होंगे। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि तीनों रेस एक ही प्लेन में लाई करेंगी। और जो सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का बच्चों, वो है कि लाइट की रे जिस एंगल पर आई है उसी एंगल पर लौट जाएगी। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जिस एंगल पर आई है उसी एंगल पर लौट जाएगी, जिस एंगल पर आई है उसी एंगल पर लौट जाएगी। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा बच्चे एक चीज और, मान लो ये एक सरफेस है और मैं बोलूं कि इस सरफेस पर लाइट की रे नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, ये इंसिडेंट रे है। तो बेटा अगर कोई लाइट की रे किसी सरफेस पर नॉर्मली पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है, तो देखो इंसिडेंट रे भी नॉर्मली पड़ी और नॉर्मल भी नॉर्मली होता है, मतलब नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास होगा। भाई नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है, इंसिडेंट रे भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा बच्चों? 0। और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है? अभी पढ़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो एंगल आर भी क्या हो गया? 0। मतलब इस केस में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन क्या है। तो देखो बच्चों रिफ्लेक्शन में हमने अभी पढ़ा कि कोई लाइट की रे आई, सरफेस से टकराई, पाथ चेंज किया पर मीडियम चेंज नहीं किया। जबकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट की रे आई, सरफेस से टकराई, पाथ भी चेंज किया, मीडियम भी चेंज किया। मतलब अगर कोई लाइट की रे किसी सरफेस से टकराने के बाद अपना पाथ भी चेंज कर रही है और मीडियम भी चेंज कर रही है, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बच्चों अगर मैं डेली लाइफ एग्जांपल्स की बात करूं तो उसमें आप देखोगे स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में जब हम देखते हैं ना तो वो जितना गहरा होता है उससे कम गहरा दिखाई देता है आपको, उससे कम डीप दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है? जो स्विमिंग पूल के बॉटम से रिफ्लेक्शन होके लाइट आ रही है, जो स्विमिंग पूल के बॉटम से लाइट रेज आ रही हैं, वो जब वाटर में एंटर करती हैं तो मीडियम चेंज करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग होती है। क्या होती है? बेंडिंग। उसकी वजह से वो जो बॉटम है वो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखता है, लेस डीप दिखता है। दूसरा आप देखो, अगर मैं आपसे बोलूं एक पेंसिल लो और एक ग्लास लो और उस पेंसिल को ग्लास में डालो तो कुछ नहीं होगा, खाली ग्लास है तो जैसी पेंसिल है वैसी दिखेगी। बट वहीं पर अगर आप उस ग्लास में पानी भर दो और अब उस पेंसिल को डालो तो पेंसिल जैसी है वैसी नहीं दिखेगी, वो पहले से थोड़ी बेंड दिखेगी। क्यों? क्योंकि बाहर एयर थी, अंदर वाटर था, मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है? मीडियम चेंज होने की वजह से क्या हो रही है? बेंडिंग हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। मतलब रिफ्रैक्शन का अगर मैं बोलूं तो पाथ चेंज, मीडियम चेंज और बेंडिंग होती है। क्या होती है? लाइट की बेंडिंग होती है। पाथ चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट की बेंडिंग होती है। जैसे रेनबो का फॉर्मेशन होता है बच्चों, अभी हम आगे रेनबो डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन आई में। रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों के हमारे एटमॉस्फेयर में जो रेन की ड्रॉप्स होती है ना, मॉइस्चर में रेन ड्रॉप्स होती हैं, वो जो रेन ड्रॉप्स होती हैं सनलाइट से जो रेज आती हैं उन्हें रिफ्रैक्ट करती हैं। तो वहां जब आपका रेनबो का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ? रिफ्रैक्शन का एग्जांपल हुआ। प्रिज्म, प्रिज्म के ऊपर जब व्हाइट लाइट पड़ती है तो उस व्हाइट लाइट को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब लाइट की रे आई, सरफेस से टकराई, पाथ चेंज किया, मीडियम भी चेंज किया। अच्छा, मीडियम होते हैं बच्चे दो तरह के, या तो होगा रेयर मीडियम या होगा डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब है ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल दूर दूर हो, पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा हो, जिसके पार्टिकल दूर दूर, वो रेयर मीडियम। जैसे कि एयर, एयर के पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो वो एक रेयर मीडियम है।
वाटर, वाटर के पार्टिकल एयर के कंपेयर में थोड़े पास पास होते हैं, तो वाटर एक डेंसर मीडियम है। ग्लास, ग्लास भी एक डेंसर मीडियम है, उसके पार्टिकल और पास पास होते हैं, तो वो एक डेंसर मीडियम है। तो जिसके पार्टिकल दूर दूर वो रेयर मीडियम, जिसके पार्टिकल पास पास वो डेंसर मीडियम। तो बेटा रिफ्रैक्शन में अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो या तो रेयर से डेंसर में जाएगी लाइट या डेंसर से रेयर में। तो इसीलिए दो केस बनते हैं रिफ्रैक्शन के, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। रेयर टू डेंसर में समझो बेटा, ये एक इंटरफेस था, इंटरफेस एक सरफेस जो दो मीडियम्स को अलग अलग कर रहा है, ऊपर रेयर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। ये लाइट की रे आई, जो रे आती है वो इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पर टकराती है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और आपका पहला काम क्या होता है, नॉर्मल ड्रॉ करना। तो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब बेटा मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि लाइट की रे आई तो ऐसे थी, तो इसे जाना भी तो ऐसे ही चाहिए था, अगर मीडियम चेंज भी कर रही है तो जैसे आई है सीधी वैसे ही निकल जानी चाहिए थी। बट ये लाइट की रे सीधी नहीं गई, ये थोड़ी सी अपने रास्ते से बेंड हो गई, थोड़ी सी क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। देखो जाना तो चाहिए था सीधे, पर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। तो जब भी कोई लाइट की रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। मतलब अगर ये लाइट की रे आई ऐसे थी, ये नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, आई ऐसे थी, बेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है। ठीक है। दूसरा केस, अगर लाइट की रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, जानी तो चाहिए थी सीधी, ऐसे जैसे आई है वैसे ही जानी चाहिए थी, बट क्योंकि वो डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। जानी तो सीधी चाहिए थी, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। रेयर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। इतनी चीजें समझ आई। अब ये बेंडिंग क्यों हो रही है बच्चों, ये अभी मैं आपसे मतलब 2-3 मिनट बाद लॉस बताने के बाद डिस्कस करूंगा आपसे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को। किसे? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों जिस तरह से हमने रिफ्लेक्शन के 2 लॉ पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के 2 लॉ। तो रिफ्रैक्शन का जो फर्स्ट लॉ है ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह रिफ्लेक्शन का लॉ था। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ऐसे ही कुछ था ना रिफ्लेक्शन का भी, कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। उसी तरह रिफ्रैक्शन का है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होंगे। तो देखो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे एक ही प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में, यहां भी देखो। तो फर्स्ट लॉ सेम है, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। जो सेकंड लॉ है बच्चों, इसे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क किया है। इस लॉ को एक साइंटिस्ट ने दिया जिनका नाम था स्नेल, इसलिए इस लॉ को स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या कहा स्नेल ने बोला जो रेशियो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब इस चीज को समझो बेटा। यहां पर मैंने 2 केस बनाए, यहां पर एंगल I1 था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। यहां पे आप देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने थोड़ा बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया। मतलब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाता है। बट स्नेल ने बोला कि भले ही एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होने की वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बदल जाए, भले ही I1 से I2 हो जाए, I2 से I3, R1 से I2 हो जाए, I2 से I3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो रेशियो है साइन I अपॉन साइन R, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा रेशियो कांस्टेंट रहेगा, ये फिक्स रहेगा, सब सेम आएगा हमेशा। कैसे? साइन I1 अपॉन साइन R1 बराबर होगा साइन I2 अपॉन साइन R2 के। ठीक है, मतलब I1 से I2 हुआ, R1 से R2 हुआ, पर ये रेशियो जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एक टर्म है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत काम आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काफी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे स्मॉल n से डिनोट करते हैं हम। ये क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करता है। एक टर्म है जो किसे मेजर करेगा? ऑप्टिकल डेंसिटी को। कोई मीडियम किसी दूसरे मीडियम के कंपेयर में कितना ज्यादा डेंस है, कितना ज्यादा डेंसर है, उसके पार्टिकल कितने पास पास है, इसे मेजर करने के जो टर्म है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ज्यादातर जो आपके सिलेबस में क्लास 10 तक हम डिस्कस करते हैं वो हम कंपैरिजन एयर वैक्यूम से करते हैं। किससे करते हैं? वैक्यूम से करते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन भी वैक्यूम को से ही कंपेयर करके किया गया। क्या?
रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा कि उस मीडियम में लाइट की कितनी स्पीड होगी, किसके कंपेयर में, वैक्यूम में लाइट की स्पीड जितनी है उसके कंपेयर में। भाई लाइट वैक्यूम में एक फिक्स स्पीड से चलती है जिसे आप सी बोलते हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट जिस मीडियम में आप बात कर रहे हो उस मीडियम की में लाइट की स्पीड तो अलग होगी ना। तो ये जो रेशियो होता है C/V का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब कोई भी लाइट की रे किसी अनदर मीडियम में वैक्यूम के कंपेयर में कितना तेज चल रही है, कितना स्लो चल रही है, ये कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो n = C/V, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों आगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों अब क्वेश्चन आता है कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है, क्यों लाइट की बेंडिंग होती है जब वो मीडियम चेंज करती है। तो बेटा इसे समझने से पहले आप एक चीज समझो, हमने मीडियम के बारे में जाना, रेयर और डेंसर। रेयर का मतलब जिसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, डेंसर का मतलब जिसके पार्टिकल पास पास होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि आप एयर में भागो तो आप तेज भागोगे, और अगर मैं बोलूं आपसे आप पानी में भागो, वाटर में भागो, तो आपकी स्पीड थोड़ा कम हो जाएगी एयर के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि वाटर के पार्टिकल पास पास होते हैं, वाटर एक डेंसर मीडियम है जबकि एयर के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, एयर एक रेयर मीडियम है। मतलब लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में फास्ट होती है और डेंसर मीडियम में स्लो होती है। अब बात करते हैं कारण क्या है रिफ्रैक्शन का। बेटा रिफ्रैक्शन के दो कारण हैं, एक तो मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कि मीडियम कितना ज्यादा डेंस है या कितना कम डेंस है, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो रे इंसिडेंट हुई है उसने कितना एंगल बनाया नॉर्मल के साथ। इसे समझाने के लिए हम जो पढ़ते हैं ना बेटा इंसिडेंट रे, उसे मैंने थोड़ा जूम किया और मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा चुका हूं कि जो रेज आती हैं वो सिंगल सिंगल रे नहीं आती है, वो बीम बना के आती है। तो जब मैं उस रे को जूम करूंगा तो मुझे एक बीम दिखेगी, क्या दिखेगी, बीम। तो एक बीम ऑफ लाइट है, ठीक है। अब देखो ये रे, इस डॉट पे फोकस करो, एक्चुअल में तो ये थी इंसिडेंट रे, जब मैंने जूम किया तो मुझे बीम दिखी। तो बीम में कई सारी रेज दिख रही हैं, तो ये वाली रे जो है ये पहले सरफेस से टकराएगी, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद। मतलब ये वाली जो रे है ये सबसे पहले डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद। ये चीज समझ आई? अब समझो होता क्या है इस चीज को बच्चे, ऐसे समझो कि मैंने आपसे कहा कि एक गाड़ी है वो चल रही है ऐसे, ऐसे आ रही थी गाड़ी ऐसे। अब उसका ये वाला टायर कीचड़ में फंस गया, ये वाला फ्री है अभी भी, ये वाला उसी स्पीड से चल रहा है, तो ये वाला कीचड़ में फंस गया, होगा क्या, गाड़ी थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थोड़ी सी मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी। वही चीज यहां हो रही है। कैसे? देखो ये वाली रे, ये वाली रे, ये वाली रे आगे वाली के कंपेयर में थोड़ा सा पहले टकरा गई, थोड़ा सा पहले टकरा गई इस इंटरफेस से। जब ये इस सरफेस पर टकराई होंगी तो ये डेंसर मीडियम में एंटर करी। अब डेंसर मीडियम में तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, जबकि बाकी की रेस की अभी भी ज्यादा है क्योंकि वो अभी भी रेयर मीडियम में है। ये वाली तो पहले टकरा गई, वो तो अभी भी रेयर मीडियम में है, तो उनकी स्पीड रेयर मीडियम की वजह से ज्यादा है, जबकि इसकी डेंसर मीडियम में एंटर होने की वजह से इन पहले वाले की क्या हो गई, स्पीड कम हो गई। मतलब इसे ऐसे समझो कि ये तो कीचड़ में फंस गई और ये अभी भी फ्री है। तो क्या होगा, जैसे कीचड़ में फंस गई और अगला टायर फ्री था उसने उसे बेंड करा दिया, उसी तरह इनकी स्पीड कम हो गई, उसकी आगे वाले की स्पीड अभी भी ज्यादा है, तो वो इसे क्या करेंगी, लाइट की रे को बेंड करा देंगी। क्या करा देंगी? बेंड करा देंगी। तो इस तरीके से बेंडिंग होती है, रिफ्रैक्शन होता है। तो दो कारण है रिफ्रैक्शन के, ऑप्टिकल डेंसिटी और एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऑप्टिकल डेंसिटी तो मैंने समझा दिया क्योंकि डेंसर मीडियम में गई तो स्पीड कम हो गई। यही सेम कंडीशन जब डेंसर से रेयर जाती है जब होता है, सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा वहां भी। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड करती है? देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो हमने बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया तो ये रे ऐसे आई, मतलब अब ये वाली रे और पहले टकरा जाएगी, और पहले टकरा जाएगी, उसकी वाली उसके बाद, फिर उसके बाद, तो बेंडिंग और ज्यादा हो जाएगी। मतलब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे तो बेंडिंग बढ़ जाएगी। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने दो कारण पढ़े, एक ऑप्टिकल डेंसिटी और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन के बारे में जाना, रिफ्रैक्शन के बारे में जाना, रिफ्रैक्शन के कॉज के बारे में जाना, लॉस के बारे में जाना, स्नेल्स लॉ द मोस्ट इंपोर्टेंट उसके बारे में जाना। सो बच्चे अपना बहुत ख्याल रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू। Subscribe to my channel.